स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से अगले कल क्योंकि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है, कौन कौन से बड़े एजेंडाज इसमें जाएंगे, इससे संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पुलिस भर्ती और पटवारी भर्ती को लेकर भी इस दौरान हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एनटीटी एसएमसी पर भी अपडेट लेकर आए हैं। कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर क्या फैसला हो सकता है, जानकारी इस बारे में भी आपको देंगे, क्योंकि इंतजार इन वर्गों में हो रहा है और अगले कल की कैबिनेट बैठक से ये काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। तो फिलहाल अभी तक जो एजेंडास बने हैं उसके मुताबिक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, ये अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों से संबंधित अपडेट भी आज हम लेकर आए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को एक संदेश आज भेजना चाहा है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र ये गए थे, जहां इनकी ओर से जब जनता को संबोधित किया गया तो कर्मचारियों को भी इन्होंने एक संकेत देना चाहा है डीए और एरियर से जुड़ा। तो ये अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अभी 14 फरवरी तक मौसम बिल्कुल साफ बताया गया है। लेकिन इसी बीच सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है और 8 के करीब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया है। 6 जिलों में 0 यहां पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है, अगर सुबह और शाम की हम जानकारी दें। लेकिन अब ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने वाला है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक धूप खिलेगी। देखिए, एक युवती से लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ये शिमला की ही युवती बताई जा रही है और कुछ समय पहले मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। ये बात कोरोना काल की है। उस वक्त इसका डेबिट कार्ड, एटीएम और साथ ही साथ वो मोबाइल नंबर जो कि बैंक के साथ लिंक था, इससे खो गया था और शातिरों के हाथ लग गया, जिसके बाद शातिरों ने इसी युवती के नाम पर 3.5 लाख रुपए तक का लोन ले लिया। अब लोन की पहली किस्त के लिए जब बैंक की ओर से कांटेक्ट किया गया महिलाओं को कि जल्द से जल्द ये किस्त चुकाए अपनी, तो महिला के होश उड़ गए। उसके बाद ढली पुलिस थाना में अब युवती ने शिकायत की है, केस दर्ज कर लिया गया है, आगामी कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये देखिए, एक बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है और विशेष तौर से ऐसा मोबाइल नंबर किसी और के हाथ लग जाता है जो कि आपका बैंक के साथ भी लिंक्ड है। और ऐसा ही कुछ इस युवती के साथ हुआ। कोरोना काल के समय ये मुंबई में थी, वहीं पर इसका डेबिट एटीएम कार्ड एक तरह से गुम हो गया था। शातिरों के हाथ जब लगा तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए का लोन भी लिया और इतने समय बाद अब महिला को खबर लग रही है जब बैंक की ओर से इस महिला से किस्त मांगी गई चुकाने के लिए। एसपीयू मंडी से संबंधित भी आज अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि कुलपति की नियुक्ति वहां पर हो गई है। देखिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया था और 5 नाम इन्होंने गवर्नर को सजेस्ट किए थे। अब गवर्नर की ओर से ये नाम चुन लिया गया है। इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से। दरअसल प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी को ये कार्यभार सौंपा गया है। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है एसपीयू मंडी में कुलपति के पद पर। ये इससे पहले एनआईटी हमीरपुर के निदेशक भी रह चुके हैं और अब लंबे समय बाद कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि एसपीयू मंडी को भी स्थायी कुलपति मिला है। छात्र संगठनों की ओर से भी इस तरह की डिमांड देखिए बार बार क्योंकि रखी जा रही थी। एचपीयू में अभी तक कुलपति की नियुक्ति का इंतजार ही बना हुआ है। टेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर में जो टेट की परीक्षाएं ली गई थी विभिन्न विषयों में, उसका रिजल्ट भी आज घोषित हुआ है और इसे लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा इंतजार में भी थे। ये 8 के करीब विषय हैं जिनके लिए टेट का रिजल्ट घोषित किया गया था। इसमें जेबीटी शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक और उर्दू और पंजाबी विषय था। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था और जैसा कि हमने कहा रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन 26% ही ये रिजल्ट रहा है। ये अपने आप में हैरत अंगेज बात है, यानी कि 7% टीचर्स ही इसमें पास हुए हैं। इस तरह के शिक्षक अब हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जहां 93% शिक्षक टेट की परीक्षा करने में भी, परीक्षा पास करने में भी एक तरह से फेल रह रहे हैं। और इसमें केवल देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन इतने से मार्क्स लेने में भी शिक्षक सक्षम नहीं है। जो रिजल्ट सामने आया है वो काफी ज्यादा हैरत अंगेज है। बारी बारी से आपको जानकारी दे देते हैं कौन से विषय में कितने फीसदी शिक्षक पास रहे हैं। अगर हम जेबीटी डीएलएड की बात करें तो 32% शिक्षक इसमें पास रहे हैं टेट की परीक्षा में। शास्त्री वर्ग का हालांकि यहाँ पर देखिए फिर रिजल्ट ठीक रहा है। अगर बाकी कैटेगरीज के मुकाबले हम बात करें, 45% अभ्यर्थियों ने इसे यहाँ पर पास किया है। टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें तो ये केवल 7% शिक्षक ही इसे पास कर पाए हैं। सबसे खराब रिजल्ट
टीजीटी नॉन मेडिकल वालों का रहा है टेट की परीक्षा में। सिर्फ 7% शिक्षक ही टेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए हैं। लैंग्वेज टीचर की बात करें 11% है, टीजीटी मेडिकल की बात करें 28% ने पास किया है, टीजीटी 31% शिक्षकों ने पास किया है, पंजाबी का टेट यहाँ पर 23% ने पास किया है। खैर उर्दू को लेकर अभी कोई इस तरह का आंकड़ा सामने आया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि 93% शिक्षक टेट की परीक्षा क्वालिफाई करने में फेल रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल ऊना जिले के हरोली के पंजावर गांव में आज ये गए थे स्टेट कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग सेंटर और सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने के लिए। और इस बीच इनकी ओर से ये कहा गया कि सहकारी समितियों में कुछ ऐसी भी समितियां पाई गई हैं जहां बेईमानी हो रही है, जिस वजह से पूरी सहकारिता पर ही सवाल उठते आए हैं। इसलिए अब ये जितनी भी सहकारी समितियां हैं इनका डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। जब ये डाटा ऑनलाइन होगा तो फिर ये किसी से छुपा नहीं रहेगा, इसमें पारदर्शिता भी आ पाएगी और लोग भी सहकारी समितियों का ये पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। लगभग ये 850 के करीब समितियां हैं जिनका डाटा ऑनलाइन करने की बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से की गई है। तो एक अच्छी खबर कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की ओर से ही ऐसे कुछ सवाल उठाए जाते हैं और वो समितियां जहां पर बेईमानी की जा रही थी या धोखाधड़ी की जा रही थी, अब इस पर भी पूरी तरह से लगाम लग सकेगा। लोक सेवा आयोग की ओर से वीरवार यानी कि आज ही एचएस मेंस की लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। ये दरअसल 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच लिखित परीक्षा करवाई गई थी। 16 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की है। इससे पहले जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था वो 227 अभ्यर्थियों ने पास किया था। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया था वो भी 20 दिन के भीतर आ गया था। और अभी हाल ही में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच जो एचएस मेंस का रिजल्ट एचएस मेंस की परीक्षा करवाई गई थी उसका रिजल्ट भी देखिए जल्दी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद इनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया है कि 4 मार्च को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जितने भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं, अगर ज्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ये जानकारी के लिए आयोग के दूरभाष नंबर 26243133 में भी संपर्क कर सकते हैं। और ये एक अच्छी खबर कहना चाहेंगे, रिजल्ट जल्दी, क्योंकि इनका भी घोषित हो गया है। अब अगली प्रक्रिया भी इसमें जल्दी ही पूरी की जाएगी। एसएमसीज की ओर से अब कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। आज से ये पेन डाउन स्ट्राइक पर आ गए हैं। सभी दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं ये नहीं देंगे। पहले देखिए देखने में आ रहा था कि अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषय भी एसएमसीज पढ़ा रहे थे, लेकिन अब साफ ऐलान इनकी ओर से कर दिया गया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक इनकी पेन डाउन स्ट्राइक इसी तरह से जारी रहने वाली है। फिर चाहे कितने ही दिन इन्हें उपायुक्त कार्यालय के बाहर शिमला में बैठना पड़े। 2555 के करीब इनकी संख्या है। अब ये अपनी सेवाएं बिल्कुल नहीं देंगे और पॉलिसी के प्रारूप का ये इंतजार कर रहे हैं। पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हो गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये कहा कि 3 सुझाव उन्होंने फाइनल रिपोर्ट में रखे हैं और ये सिफारिश सरकार के समक्ष यानी कि कैबिनेट में अब रखी जाएगी। लेकिन कैबिनेट में तो सिफारिश तब रखी जाएगी अगर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी अगली कैबिनेट बैठक में मौजूद होंगे। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि शिक्षा मंत्री कल की कैबिनेट बैठक में मौजूद नहीं होंगे और एसएमसीज का भी ये एजेंडा नहीं लगने वाला है। अभी तक इसी तरह की जानकारी सामने आई है, क्योंकि अगर शाम के 5 बजे तक की बात करें तो ये एजेंडा शामिल नहीं किया गया था। अब कल 12 बजे के बाद ही, क्योंकि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है, तो उससे पहले ऐड किया भी जा सकता है। संभावनाएं अभी है, लेकिन जिस प्रकार से अपडेट सामने आई है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी कैबिनेट बैठक में कल नहीं जाने वाले हैं, तो उनके महकमे से संबंधित उसमें एजेंडास भी नहीं रखे जाएंगे। इस तरह की अपडेट ही अभी फिलहाल सामने आई हैं। तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि हो सकता है एसएमसीज को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़े। इंतजार इन्हें एक और रीजन की वजह से भी करना पड़ेगा। खैर, इस बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू क्योंकि उन घायलों से मिलने के लिए गए थे जो कि अग्निकांड का हिस्सा बन गए थे। परफ्यूम कंपनी में अग्निकांड का मामला सामने आया था। बद्दी में ये स्थित है, बद्दी की झाड़ माजरी में। और जब आग वहां पर फैल रही थी तो बहुत सारे मजदूर और कर्मचारी ऐसे थे जो कि घायल हो गए थे। इन्हीं घायलों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उनकी ओर से ऐलान ये किया गया है कि अभी घायलों को महज 5,000 रुपए की ही मदद मिली है, लेकिन तुरंत प्रभाव से 50,000 रुपए तक की राशि इन तक पहुंचाई जाएगी। ये आश्वासन उन्होंने दिया है और मीडिया में भी इस तरह की स्टेटमेंट उनकी ओर से सामने आई है। साथ ही साथ वो परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया है, यानी कि मृतकों के परिजनों की अगर जानकारी दे तो 4 लाख रुपए तक की राशि देने का ऐलान मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से उन्हें किया गया है।
अभी देखिए जो 5,000 रुपए की मदद की गई है घायलों की, उसमें घायलों की ओर से ही ये दावा किया जा रहा है कि ये भी ठेकेदार की ओर से दिए गए हैं। कंपनी प्रबंधक ने अभी तक कुछ नहीं किया है, कोई भी मदद उन तक नहीं पहुंचाई है। मदद पहुंचाना बहुत दूर की बात है, जनवरी माह का वेतन तक अभी तक उन कर्मचारियों को, मजदूरों को नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए इतना बड़ा मामला वहां पर सामने आ जाता है, इतने लोग घायल हो जाते हैं, अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहरीली गैसों का असर अभी तक वहां देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से 4 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं और 4 के करीब वो लोग अब तभी ढूंढे जाएंगे जब इन जहरीली गैसेस का असर पूरी तरह से कंपनी के अंदर खत्म हो पाएगा। ये आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी कहा गया है। उसके बाद फिर संभावना है कि शायद वो 4 लोग भी मिल जाए जिनके परिजन अभी भी वहां टुक टुक नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि उनके अपने खो गए हैं और अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है। देखिए अस्थायी नौकरियों को लेकर सवाल किया गया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से। उनका ये कहना है कि 14 महीने का समय गुजर गया है वर्तमान सरकार का, लेकिन इसमें केवल संस्थान बंद किए गए हैं, लोगों की नौकरियां छीनी गई हैं। कहां तो वायदा ये किया गया था कि 1 लाख के करीब यहां रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन 12,000 पद ऐसे हैं जो कि खाली इस सरकार ने करवा दिए हैं, यानी कि नौकरियां देने के बजाय उनसे छीन ली गई है। इसमें जो खाली पद करवाने की बात कही जा रही है वो आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कोविड-19 स्टाफ की बात हो या जल शक्ति विभाग में जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे थे, उन्हें नौकरी देना तो दूर की बात है, उनके लिए पॉलिसी बनाना दूर की बात है, लेकिन एक तरह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उनकी बहुत बुरी तरह से सुक्खू सरकार ने अनदेखी की है। दूसरा बड़ा सवाल इन्होंने ये किया है कि सत्ता में आने से पहले ये दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि 67,000 पद खाली हैं, जैसे ही सत्ता में काबिज होंगे सबसे पहले इन पदों को भरा जाएगा। तो अब ये 67,000 पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है? 14 महीने में एक भी नियुक्ति नहीं दी गई है, महज भर्तियों को करने का ऐलान किया गया है। विभिन्न विभागों में कितने पद खाली चल रहे हैं इसका ब्यौरा बार बार सरकार देती है, लेकिन इन पदों को भरने पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। केवल बातों में ये भर्तियां की जा रही है और हकीकत में अभी तक किसी को भी कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई है। आज ये डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से देखिए स्टेटमेंट सामने आई है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू आज गए थे और जनता को संबोधित करते हुए 3 से 4 बड़ी स्टेटमेंट्स दे गए हैं। पहली बात इन्होंने कर्मचारियों को लेकर कही है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, कर्मचारी एरियर और डीए की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। जब आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी तभी तो ये सभी काम भी संभव हो पाएंगे। और कर्मचारियों के अलावा किसान, बागवान, मजदूर जैसे वर्ग भी है जिनके बारे में सरकार को सोचना है। इन वर्गों को भी राहत पहुंचानी है, तो इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी मजबूत हो सके और इसे मजबूत करने के लिए बड़े कदम भी सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे ही कुछ कदमों को लेकर इन्होंने जानकारी भी वहां के लोगों को दी। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया था। पूर्व जयराम सरकार में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि 18वें रैंक पर अभी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन अब हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिससे बड़ी राहत छात्रों को, अभिभावकों को मिलेगी। अब जो भी अभिभावक होंगे वो विवश नहीं हो पाएंगे कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है, क्योंकि वो सभी फैसिलिटीज उनके बच्चों को डे बोर्डिंग स्कूल्स में भी मिलने वाली है। तो ये 2 से 3 बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई है। और भर्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि युवाओं को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च से पहले ये जो भर्तियों के प्रोसेस है पूरे कर लिए जाएंगे, रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इस बीच फिर इन्होंने वन मित्र भर्ती, पुलिस भर्ती का जिक्र किया है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया तो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है, क्योंकि कई तरह के झमेले इसमें पड़े हैं। दरअसल ये जो भर्तियों से संबंधित जानकारी है, ये आज हम फिर एक बार विस्तार से आपके लिए लेकर आए हैं। किस भर्ती में क्या पेच फंसा हुआ है, ये अपडेट आपको देंगे। तो यहाँ दोबारा से वन मित्र भर्ती और पुलिस भर्ती का जिक्र आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से किया गया है। जल्दी ये प्रोसेस पूरे कर लिए जाएंगे और नियुक्तियां भी युवाओं को मिलेगी, इस तरह का आश्वासन उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास पर 204 करोड़ 70 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये भी एक अपडेट हम आपके साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई राहत वहां के क्षेत्रवासियों को देकर आते हैं। देखिए अब कैबिनेट बैठक पर आना चाहेंगे। कल कौन कौन से एजेंडा सबसे पहले तो कैबिनेट बैठक में लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी और 2 भर्तियों को लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। एक तो पुलिस भर्ती है और दूसरी पटवारी भर्ती है।
दरअसल इन दोनों ही भर्तियों में क्योंकि जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम है उसमें संशोधन करने की बात हो रही है, जिस वजह से ये मसले कैबिनेट में जा रहे हैं और कोई बड़ा फैसला भी इन दोनों भर्तियों के संबंध में कल लिया जा सकता है। अगर पटवारी भर्ती की हम बात करें तो स्टेट कैडर से इसे जिला कैडर में लाने का फैसला लिया गया था और साथ ही साथ फिर ये भी कहा गया था कि इनके पे स्केल का रिव्यू फिर से किया जाए, यानी कि पे स्केल के रिव्यू करने का निर्णय लिया गया था। तो दोबारा से अब राजस्व विभाग की ओर से ये मामला कैबिनेट में ले जाया जा रहा है इस तर्क के साथ कि इनका जो पे स्केल है वो और कम नहीं किया जा सकता, वो इसलिए क्योंकि पहले से ही क्लास 3 की वेतन पर ये है, तो इसके बाद ये क्लास 4 की वेतन पर आ जाएंगे अगर इनका पे स्केल और कम किया जाता है। ये स्टेट कैडर से जब जिला कैडर में लाए गए हैं उसके बाद से लेकर इस तरह के तर्क उठने शुरू हुए हैं। तो एक तो ये मामला कैबिनेट में जाएगा, इनके पे स्केल पर रिव्यू होगा, उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार वेतन को लेकर इनकी क्या डिसीजन लिया जाता है। दूसरी बड़ी बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे। 1226 के करीब पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग को यह जिम्मा दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने यह फाइल कुछ एक आपत्तियों के साथ वापस लौटा दी थी। 3 बड़ी आपत्तियां लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस भर्ती में ये रखी गई हैं। एक तो पहली ये कि गृह विभाग ने जब भर्ती एवं नियम इसके तैयार किए, भर्ती एवं पदोन्नति नियम इसके तैयार किए, तो आयोग को कंसल्ट नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह कि ऑनलाइन एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन यहां पर किया गया है वो इस बात को लेकर है कि फिजिकल टेस्ट भी लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्ट नहीं करवाया जाता क्योंकि इनके मेंबर फिलहाल इस तरह के टेस्ट में नहीं जाते हैं। तो ये 3 तर्क दे दिए गए हैं, इस वजह से दोबारा ये मसला भी कैबिनेट में जाएगा। GOAIT पोस्ट कोड 817 को लेकर भी अपडेट दे देते हैं कि शाम के 5 बजे तक तो देखिए इनसे संबंधित कोई एजेंडा नहीं लगाया गया है कैबिनेट में। अब अगले कल 12 बजे से पहले अगर फिर इनसे संबंधित मामला लगाया जाता है तो अलग बात होगी, लेकिन अभी तक की अगर जानकारी दे तो शाम के 5 बजे तक इनसे संबंधित कोई भी एजेंडा नहीं लिया गया है। और कल विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी सचिवालय का रुख करने वाले हैं इस उम्मीद के साथ कि इनके रिजल्ट घोषित करने पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। विभिन्न ऐसे ये पोस्ट कोड्स हैं जिनमें FIR दर्ज है और बात आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सचिवालय जरूर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई चहल पहल हमें फिर एक दफा सचिवालय में नजर नहीं आई है रिजल्ट घोषित करने पर। हालांकि अब अगले कल की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ही सही रूप से ये जानकारी मिल पाएगी कि कोई डिसीजन होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी ये भी दे दी गई है कि अगर रिजल्ट घोषित करने पर अभी भी डिसीजन नहीं हुआ या एकटुक फैसला सुखू सरकार ने नहीं लिया तो ये डेरा जमाकर सचिवालय के बाहर बैठ जाएंगे और इनकी ओर से फिर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरह से क्रमिक अनशन पर ये बैठने वाले हैं। अब कल की कैबिनेट में पुलिस भर्ती और पटवारी भर्ती को लेकर तो जानकारी दे ही दी है, ये 2 एजेंडास जा रहे हैं। और तीसरी बात है राज्यपाल अभिभाषण को भी अगले कल मंजूरी मिलनी है। 14 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और बजट सेशन की शुरुआत राज्यपाल अभिभाषण से ही होती है। तो एक मेन रीजन ही ये बताया जा रहा है अगले कल की कैबिनेट बैठक बुलाने पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी वर्ग है वो थोड़ी कम ही उम्मीदें अगले कल की कैबिनेट से रखे तो बेहतर होगा, क्योंकि SMCs की बात करें, कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें तो ये मसला भी अगले कल की कैबिनेट बैठक में नहीं जाने वाला है। एंटिटी वालों का मसला भी नहीं जाएगा। कारण एक तो ये है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अगले कल की बैठक में मौजूद नहीं होंगे, इसलिए इनके महकमे से संबंधित कोई एजेंडा भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है, अगर SMC और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित हम अपडेट दें तो इसमें देखिए शिक्षा सचिव को पहले कार्मिक विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग से राय लेनी होगी। जिस तरह के कोर्ट से जो फैसला आया है उसके अनुसार ये करना काफी ज्यादा जरूरी है। इन तीनों विभागों से राय लेना आवश्यक होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद ही फिर फाइनल सिफारिशें कैबिनेट सब कमेटी की कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती हैं। ये शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। अगर वो शिक्षा मंत्री कल की कैबिनेट बैठक में जाते भी तो भी ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कोर्ट के फैसले के अनुसार अब शिक्षा सचिव को पहले राय लेनी है इन 3 डिपार्टमेंट से, तो इसमें थोड़ा सा वक्त अभी लग जाएगा। ऐसा ही कुछ एंटिटी के मसले में भी है। शिक्षा सचिव ने दरअसल अभी तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के साथ बैठक ही नहीं की है, तो जब तक ये बैठक नहीं हो पाएगी, अगली राय नहीं ली जाएगी, तब तक एंटिटी वाला मसला भी इसी तरह से लटका रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी हम कहना चाहेंगे SMC, एंटिटी और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित लेकर आए हैं, क्योंकि अगले कल की कैबिनेट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खुद ही ये जानकारी दी है कि 2 से 3 बड़े पेच इसमें फंसे हैं। वित्त विभाग, विधि विभाग में जो अधिकारी हैं उनके साथ राय मशवरा करना काफी ज्यादा जरूरी है, कानूनी राय लेना जरूरी है कोर्ट के फैसले के अनुसार, तभी इन बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
देखिए, डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज क्या स्टेटमेंट दी गई है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। नौकरियों पर उन्होंने सवाल उठाया है, विशेष तौर से अस्थायी नौकरियां क्यों दी जा रही है, इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से सवाल किया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें महिलाओं के 1500 का जिक्र उन्होंने किया है। एक बार फिर ये 1500 का मामला गूंजा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये पूछा है कि आखिरकार कब 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, और अभी तक ये गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई। केवल लाहौल स्पीति की महिलाओं को अब दावा किया जा रहा है 1500 रुपए देने का, और वो भी खाली ऐलान हुआ है, अभी तक पूरी ये बात नहीं हो पाई है। तो ऐलान तो मुख्यमंत्री कर देते हैं लेकिन पूरा करने में पीछे रह जाते हैं। ये बात अब विपक्षियों की ओर से कही जा रही है। और अभी देखिए, जब लोकसभा चुनाव होंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है कि आखिरकार महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे। 18 से 60 वर्ष तक की ये महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। और इस बीच अब बात ये कह दी गई थी कि शुरुआत लाहौल स्पीति से होगी, सबसे पहले लाहौल स्पीति की महिलाओं को ये राशि दी जाएगी, लेकिन अभी तक वहां पर भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कोई रोड मैप इसके लिए तैयार नहीं हुआ है कांग्रेस सरकार की ओर से। किन्नौर में एक हादसा सामने आया था, जहां गाड़ी अनियंत्रित होकर सतलुज में गिर गई थी। वाहन चालक की उसी वक्त मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन दूसरा युवक अभी तक लापता चल रहा है और इसके लिए तलाश जारी है। ये युवक तमिलनाडु का बताया जा रहा है और इसके पिता की तरफ से 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया है, जो इनके बेटे को ढूंढ निकालेगा। इसलिए स्थानीय लोग तो कड़ी मशक्कत कर ही रहे हैं। पुलिस की टीम भी पिछले 5 दिनों से इस व्यक्ति को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अब इंडियन नेवी की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। STRF की टीम भी तलाशी अभियान में पूरे जोरों में लगी हुई है। तो ये फिलहाल हालात इस तरह के हैं, लेकिन सफलता अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है इस व्यक्ति को ढूंढने में। देखिए, जो NDRF और STRF की बात है, इसके अलावा भारतीय सेना, पुलिस, होमगार्ड सहित सुंदरनगर से लाए गए लोकल गोताखोर की टीम भी इसमें शामिल है। यानी कि पूरा जोर लगाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का कोई भी पता नहीं लग पा रहा है, कोई सुराग नहीं है। और अब संभावना इस तरह की नजर आ रही है कि ये सतलुज नदी में ना बह गया हो। लेकिन गोताखोरों की टीम भी वहां पर बुलाई गई है। अब इसके बाद उम्मीद ये जगी है कि शायद आने वाले कुछ घंटों में इस व्यक्ति को ढूंढ लिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।